सभी को। तो आज हम सेकंड लेक्चर कवर कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स का। तो आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, पहला टॉपिक है हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। प्रीवियस क्लासेस में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था केमिकल काइनेटिक्स का, क्या इंपॉर्टेंस है ये जानी थी, और बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन जिनकी वेरिएबल स्पीड्स होती है उनके एग्जांपल्स हमने लिखवाए थे। आज हम रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है उसका मतलब होता है उस रिएक्शन की स्पीड क्या है एक्चुअल में। क्या मतलब होता है? स्पीड। सो द रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन mainly signifies its speed। क्या सिग्निफाई करती है? स्पीड सिग्निफाई करती है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन जो एक्चुअली है वो ये बताता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड क्या है। अगर रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इसका मतलब वो रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा है और वो रिएक्शन बहुत तेज़ी से हो रहा है। ठीक है, चलिए एक कंडीशन लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को समझने के लिए। एक ऐसा हम केमिकल रिलेशन एक इक्वेशन लेते हैं जो कि इमेजिनरी टाइप का है। कैसा है? इमेजिनरी टाइप का है, जिसमें 1 मोल रिएक्टेंट लिए गए हैं जो कि बाद में जाके कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? 1 मोल प्रोडक्ट में। तो मान लीजिए हमारे पास एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है जिसमें R जो है वो रिएक्टेंट है और कितना मोल है ये? 1 मोल है। कितना है? 1 मोल रिएक्टेंट है और ये कन्वर्ट हो जाता है 1 मोल प्रोडक्ट में। ये एक हाइपोथेटिकल केमिकल इक्वेशन है। लेट अस कंसीडर थैटेटिकल, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रही है। लेट अस कंसीडर हाइपोथेटिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, जिसमें आपका जो है 1 मोल रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है? 1 मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो जब हमारे पास टाइम t बराबर 0 होगा, टाइम कितना होगा? यानी जब हमने रिएक्टेंट लिया था उस समय टेस्ट ट्यूब के अंदर या जो भी हमने वेसल लिया था उसमें रिएक्टेंट की मात्रा क्या होगी? मैक्सिमम होगी। और प्रोडक्ट की मात्रा कितनी होगी? 0 होगी। जैसे हमने टेस्ट ट्यूब लिया, इसमें रिएक्टेंट डाला, तो जस्ट जब हमने रिएक्टेंट डाला है उस समय हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी? मैक्सिमम होगी। और प्रोडक्ट तो बना ही नहीं अभी, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, तो जब हमारे पास टाइम t बराबर 0 है उस समय पर हमारे पास जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, दैट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, वो क्या होगी? R मैक्सिमम होगी। क्या होगी? मैक्सिमम। इसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इनिशियली, या हम कह सकते हैं इसको इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। जो कि हम किस में लेंगे? मोल पर लीटर में लेंगे। किस में लेंगे? मोल पर लीटर में। चलिए, एट टाइम t बराबर t1, जब हमने टाइम कितना लिया है? t1 लिया है। जब हमारे पास टाइम t1 है तो हमारे पास जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी? R1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? R1। अब ये R1 की वैल्यू जो है R0 से क्या होगी? कम रहेगी। क्यों कम रहेगी? क्योंकि जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो रिएक्टेंट्स किस में कन्वर्ट होते रहते हैं? प्रोडक्ट्स में। तो रिएक्टेंट्स की मात्रा क्या होती रहती है? कम होती रहती है। प्रोडक्ट्स की मात्रा क्या होती रहती है? बढ़ती रहती है। यानी समय के साथ रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन कम होता जाता है। क्या होता जाता है? और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। इसका मतलब R1 की जो वैल्यू है वो R0 से क्या होगी? कम होगी। ठीक है, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t1। तो जो आपका R1 है उसका कंसंट्रेशन क्या होगा? कम होगा। किससे? R0 से। सिमिलरली अगर मैंने दूसरा टाइम लिया है कोई इससे ज़्यादा, t बराबर T2 टाइम लिया है, कितना लिया है? t बराबर T2, तो इस समय कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी इसकी?
R2 कम हो जाएगी, ये और कम होगी, ठीक है। तो समय के साथ कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, ठीक है। सो दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t2। तो सबसे बड़ा कौन, R0, उससे छोटा कौन, R1, और उससे छोटा कौन, R2। इस तरह चलता चला जाएगा, ठीक है। ये उतार लीजिए बेटा आप पहले, उतार लो। तो बेटा डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, जो अभी हमने पीछे सेक्शन में पढ़ा था। यहाँ पे देखिए एक मैंने हाइपोथेटिकल इक्वेशन ली हुई है, केमिकल रिएक्शन ली हुई है, जिसमें R जो है किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। R को हमने गैस माना है, हम मान लेते हैं इसकी फिजिकल स्टेट गैस है, यानी गैस फॉर्म में है। P जो है मेरा किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। चलिए हम इनिशियल कंडीशन पे आते हैं, जब हमारे पास कंटेनर के अंदर सिर्फ रिएक्टेंट था। तो जब हमारा टाइम कितना था, t बराबर 0, इस कंडीशन हम क्या कहते हैं, इनिशियल कंडीशन कहते हैं। इस समय कंटेनर के अंदर सिर्फ कौन था, रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट नहीं था। यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन R0 जो कि क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, P0 जो कि किसके बराबर होगी, 0, क्योंकि प्रोडक्ट तो है ही नहीं। चलिए t टाइम बाद देखते हैं हम, कब, जब टाइम हमारे पास t1 है। उस समय आपने देखा कि यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट बन गया है, थोड़ा सा प्रोडक्ट भी बना है जो कि लिक्विड फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, और R1 की, और जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। तो यहाँ पे जो ऊपर दिखाई दे रहा है ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, जो नीचे लिक्विड बन चुका है ये किसकी कंसंट्रेशन है, प्रोडक्ट की। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को R1 कहेंगे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को क्या कहेंगे, P1। तो आप देखेंगे R1 जो है वो कम है, किससे, R0 से, जबकि P1 जो है वो क्या है, ज़्यादा है, किससे, P0 से। तो होगा क्या कि आपका प्रोडक्ट धीरे धीरे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। नेक्स्ट स्टेज में चलते हैं, जब हमारा टाइम कितना था, t2 था। तो उस समय में जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो क्या है, R2 है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, P2 है। तो आप देखेंगे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है, जबकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और कम हो गई है। लास्ट स्टेज में चलते हैं, बिल्कुल लास्ट, जब हमारा इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा। क्या सेट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम, यानी केमिकल रिएक्शन, अब रिएक्टेंट फर्दर जो है प्रोडक्ट में बदलना बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस कंडीशन को हमने, इस टाइम को हमने Tn माना है, क्या माना है, Tn। इस कंडीशन पे आप देखेंगे रिएक्टेंट जो है अपने मिनिमम कंसंट्रेशन पे हैं, किस पे हैं, मिनिमम कंसंट्रेशन पे। इसको हम Rn कह देते हैं, Rn है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट nth टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे जो है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मिनिमम है, और जो प्रोडक्ट है वो अपनी मैक्सिमम मात्रा में है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन में है। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या है, मैक्सिमम है, और रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट के साथ किस में आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। क्लियर है। कुछ केसेस में ये भी हो सकता है, आइडियल केसेस में जनरली ऐसा जनरली होता नहीं है, लेकिन आइडियल कंडीशन माने तो ये हो सकता है कि रिएक्टेंट्स जो हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए लास्ट में जाके, और सिर्फ आपके पूरे बीकर के अंदर क्या, सॉरी कंटेनर के अंदर क्या बचे, प्रोडक्ट बचे। लेकिन ये आइडियल केस होता है, थोड़ा बहुत रिएक्टेंट रह ही जाता है। तो आपने देखा कि जिस तरह से समय बढ़ रहा है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता जा रहा है बेटा, कम होता जा रहा है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता जा रहा है बेटा, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो आप फटाफट ये उतार लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो बेटा आप समझ लेते हैं डेफिनेशन क्या है रेट ऑफ रिएक्शन की। मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझा दिया है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन समय के साथ घटती रहती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन समय के साथ क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है। अब हम डेफिनेशन समझ लेते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है। तो रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन है, दो डेफिनेशन है इसकी, एक रिएक्टेंट के फॉर्म में हो सकती है, रिएक्टेंट के बेसिस पे, और दूसरी है प्रोडक्ट के बेसिस पे। द डिक्रीज इन द concentration of reactants with respect to time ठीक है, is called rate of reaction, ठीक है। तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का डिक्रीज समय के साथ क्या कहलाता है, आपका रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, ROR कहूँगा मैं रेट ऑफ रिएक्शन को। तो ROR बराबर होगा आपका डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ R अपॉन में
टाइम। तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन में टाइम, ये आपका क्या कहलाता है, रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन आप किसी भी टाइम पीरियड के बीच निकाल सकते हैं। जैसे R2 माइनस R1 क्या हो गया, इंक्रीज या डिक्रीज, सॉरी R2 माइनस R1 आपका क्या होगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। R2 माइनस R1 अपॉन में T2 माइनस T1। तो आपको क्या करना है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन लेना है रिएक्टेंट का, और जिस टाइम के बीच में वो डिक्रीज हो रहा था वो टाइम लेना है आपको। तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे बन जाता है माइनस डेल्टा आर अपॉन में डेल्टा टी। यहाँ पे नेगेटिव निशान क्यों लिया है, क्योंकि आपका जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो समय के साथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसलिए हमने नेगेटिव साइन लिया है। क्यों, क्योंकि डेल्टा आर का मतलब होता है R2 माइनस R1, ठीक है। R2 होता है छोटा, R1 क्या होता है, बड़ा। तो जब R2 में से R1 माइनस करूंगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, क्या आएगी, और ROR तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो ये नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस। दोबारा समझिए, डेल्टा आर का मतलब होता है R2 माइनस R1, जहाँ पे भी डेल्टा लिखा हो उसका मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल पहले लिखना है, उसमें से किसको माइनस करना है, इनिशियल को। तो फाइनल यानी R2 माइनस R1। R2 क्या होता है, छोटा होता है, R1 क्या होता है, बड़ा होता है। तो जब छोटे में से बड़ा माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। अगर ये माइनस का निशान ना लूँ तो ये पूरी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, और ROR कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो उस नेगेटिव के फैक्ट को कैंसिल करने के लिए हमने क्या लिखा है, यहाँ पे माइनस का निशान लिखा है, ठीक है। उतार लो बेटा फटाफट इसको। तो ये तो हो गया रिएक्टेंट के फॉर्म में। और ये जो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है बेटा, ये एवरेज है। कैसा है, एवरेज है, तभी हमने डेल्टा लिया हुआ है। उतार लो। अब बेटा मैं आपको जो डेफिनेशन देने जा रहा हूँ रेट ऑफ रिएक्शन की, वो प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के फॉर्म में है। तो हमने देखा जब कोई केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करता है तो जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन होता है वो समय के साथ क्या होता है, बढ़ता है। तो यहीं से हमारी रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन निकलती है, द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। तो प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में कितना चेंज हो रहा है समय के साथ, या कितना इंक्रीज हो रहा है समय के साथ, वही रेट ऑफ रिएक्शन होता है। यानी ROR बराबर इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ P बोले तो प्रोडक्ट अपॉन में टाइम, और यहाँ पे डेल्टा P अपॉन में डेल्टा T। यहाँ प्लस का निशान क्यों लिया है हमने, क्योंकि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है समय के साथ में, ठीक है। ये यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन निकला है ये एवरेज है। कैसा है, एवरेज। उतार लो बेटा फटाफट इसको। तो बेटा हमने देखा कि कोई भी रिएक्शन R टेंड्स टू P, जहाँ पे R मेरा रिएक्टेंट है, P मेरा क्या है, प्रोडक्ट है। इस केमिकल रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन निकल के आता है एवरेज, वो क्या होता है, माइनस डेल्टा R अपॉन में डेल्टा T या प्लस डेल्टा P अपॉन में डेल्टा T। यहाँ पे जो डेल्टा R होता है, याद रखिएगा मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, डेल्टा R जो होता है दैट इज इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसका मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रुक जाओ बेटा, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है, ठीक है। हमेशा याद रखना, जो डेल्टा, जब भी डेल्टा लगेगा उसका मतलब इंक्रीज ही होता है। इसका मतलब हो गया इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो जहाँ पे भी डेल्टा लग जाए उसका मतलब इंक्रीज होता है। अब इसके आगे किसका निशान लगा है, माइनस का। तो जैसे ही मैं माइनस निशान लगाऊंगा ये बन जाएगा क्या, डिक्रीज। तो इसका मतलब है माइनस डेल्टा आर का मतलब क्या है, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ टाइम। और यही मैंने फॉर्मूले में लिखा था, याद आ रहा है ऊपर क्या लिखा था मैंने, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और नीचे क्या लिखा था, टाइम। तो माइनस डेल्टा आर का मतलब है डिक्रीज, और खाली डेल्टा, जहाँ पे भी डेल्टा लग जाता है उसका मतलब क्या होता है, इंक्रीज। क्या होता है, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं खाली डेल्टा आर की बात करूँ जो कि क्या था, इंक्रीज था, तो ये हो जाता है आपका फाइनल माइनस में इनिशियल। डेल्टा आर का मतलब क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, और माइनस डेल्टा आर का मतलब R1 पहले और R2 बाद में। इसी तरह डेल्टा P का मतलब P2 माइनस P1, और डेल्टा T का मतलब T2 माइनस T1।
जहाँ पे T1 पे आपका जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन था वो क्या था, P1 था, और T1 पे जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन था वो क्या था, R1 था। T2 पे जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन था क्या था, P2 था, और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या था, R2 था। याद रखिएगा डेल्टा आर का मतलब इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है, और डेल्टा पी का मतलब इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट होता है। ठीक है, क्योंकि हम तो लेते हैं माइनस डेल्टा आर, जिसका मतलब क्या होता है, डिक्रीज। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका R1 माइनस R2। ठीक है, इस पूरे का भाई माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो आगे पीछे हो गया। तो कन्फ्यूज़न को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो है माइनस डेल्टा आर को लिखेंगे R1 माइनस R2, और डेल्टा पी को क्या लिखेंगे, P2 माइनस P1। ठीक है, तो ये आपका हो गया यहाँ पे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होता है, हम किसी टाइम इंटरवल के बीच निकालते हैं। किसके बीच निकालते हैं, किसी टाइम इंटरवल के बीच निकालते हैं। यानी डेल्टा टी जो है ये मेरे पास फिनिट वैल्यू का होता है। कैसा होता है, फिनिट। फिनिट मतलब कोई वैल्यू होती है इसकी, फिनिट। ठीक है, किसी टाइम के बीच, किसी टाइम गैप के बीच निकालते हैं इसको। किसके बीच निकालते हैं, टाइम गैप के बीच। तो यहाँ पे जो भी मैंने रेट ऑफ रिएक्शन निकाला है वो क्या है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है। कैसा है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अगर हम इंस्टेंटेनियस निकालें, क्या निकालें, एक और होता है रेट ऑफ रिएक्शन इंस्टेंटेनियस, जहाँ पे इंस्टेंटेनियस जो होता है वो होता है किसी भी एक समय पर। किस पे, किसी भी एक समय पर। तो दोनों को मैं बताऊंगा, पहले आप इसको उतार लीजिए फटाफट। तो बच्चों जो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हमने पढ़ा, जिसके फॉर्मूले के बारे में हमने पढ़ा, वो एक्चुअल में एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन था। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं वो, उसको आप जो है टाइम के बेसिस पे दो पार्ट्स में या दो टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला है हमारे पास एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा होता है हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो पहला हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को समझते हैं। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो किसी पार्टिकुलर टाइम गैप के बीच निकाला जाता है। किसके बीच निकाला जाता है, एक टाइम इंटरवल के बीच निकाला जाता है। मान लीजिए एक टाइम हमारे पास है एट T1। जब टाइम T1 था तो हमारे पास रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना था, R1 था, एंड प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना था बेटा, P1 था। क्लियर है। चलिए जब टाइम आपका T2 था तो आपका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना हो गया, R2 हो गया, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना हो गया, P2 हो गया। क्लियर है। ठीक है, तो आपका जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हो गया वो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आपको, क्या, माइनस डेल्टा आर अपॉन में डेल्टा टी, और प्लस डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी। ठीक है, तो ये मेरे पास जो निकल के आया है इसे हम क्या कहते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। जहाँ पे डेल्टा टी का वैल्यू क्या होगी, T2 माइनस T1, डेल्टा पी की वैल्यू क्या होगी, P2 माइनस P1, और डेल्टा आर की वैल्यू क्या होगी, R2 माइनस R1, और माइनस डेल्टा आर की वैल्यू क्या होगी, R1 माइनस R2। ठीक है, तो ये हमारे पास एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आया। अगर हम इसका ग्राफ देखें, क्या देखें, ग्राफ, इसको ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए मैंने इस तरह से यहाँ पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लिया बेटा। किसका कंसंट्रेशन लिया है, रिएक्टेंट का, और यहाँ पे क्या लिया है मैंने, टाइम लिया है, टाइम टी लिया है। मान लीजिए जब हमारे पास टाइम 0 था, कितना था, 0, तब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या था, मैक्सिमम था। तो यहाँ पे है मान लीजिए कुछ, तो ये आपका जो है ये क्या है, आर मैक्स है या आर नॉट है। कितना है, आर नॉट। अब जिस तरह से समय बीतेगा आपका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता जाएगा बेटा, डिक्रीज होता जाएगा। क्या होता जाएगा, डिक्रीज 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 डिक्रीज, और फिर वो डिक्रीज होना बंद कर देगा। क्या कर देगा, डिक्रीज होना बंद कर देगा, इस तरह से। तो ये आपका ग्राफ बना है किसका, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का। किसका, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का। अब आप कोई सा भी दो टाइम ले लीजिए। मान लीजिए टाइम क्या है, T1 है। कितना है, T1। तो यहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी बेटा, R1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, R1। तो ये तो हो गया मेरे पास R1। चलिए एक और ले लीजिए टाइम। ये टाइम क्या ले लिया मैंने, T2। तो यहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन R2। कौन सी वाली बड़ी है, कौन सा कंसंट्रेशन बड़ा है, R1 बड़ा है। कौन सा बड़ा है, R1 बड़ा है। ठीक है, तो
आपके पास जो ROR आया वो क्या आया, ROR आपके पास आया R1 माइनस R2, ठीक है, अपॉन में T2 माइनस T1। R1 माइनस R2 इस पूरे की वैल्यू है नेगेटिव निशान के साथ, ठीक है। देखो आ गया, एक गैप के बीच में हमने निकाला है। किसके बीच में निकाला है? गैप के बीच में। T1 से लेकर T2 तक जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो आपका ये होगा। तो ये किसके बीच में निकाल दिया मैंने? गैप के बीच में निकाल दिया। चलिए अब प्रोडक्ट के फॉर्म में भी ले लेते हैं। किसके फॉर्म में? प्रोडक्ट के फॉर्म में भी समझ लेते हैं बेटा। यहाँ पे क्या ले लूँ? टाइम T। यहाँ पे क्या ले लूँ? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। जब हमारे पास T बराबर 0 था तब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना था? 0। कितना था? 0 था। फिर समय के साथ वो क्या होने लगेगा? बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, और फिर वो बढ़ना बंद कर देगा। तो ये वाली जो स्टेज है वो क्या है? इक्विलिब्रियम है। इस तरह से यहाँ पे स्टेज क्या है? इक्विलिब्रियम है। क्लियर है? तो आप देखेंगे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? बढ़ रही है। जब आपका टाइम 0 था तब प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन कितनी थी? 0 थी। चलिए एक टाइम लेते हैं T1। ये कौन सा टाइम ले लिया मैंने? T1। तो यहाँ पे ये क्या हो गया आपका? P1 हो गया। क्लियर है? चलिए एक और टाइम ले लेते हैं T2। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये P2। कौन सा वाला बड़ा है? P2 बड़ा है। कौन सा बड़ा है? P2। तो यहाँ से आपका जो ROR है, कौन सा ROR? एवरेज। वो क्या निकलेगा? P2 माइनस P1 अपॉन में T2 माइनस T1। इस गैप के बीच में निकाला है P2 माइनस P1, और P2 माइनस P1 किसके बराबर है? डेल्टा P के। ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया और ये मेरा क्या आ गया? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आ गया। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा किसी टाइम इंटरवल के बीच या गैप के बीच में निकाला जाता है बेटा। फटाफट डाल लो इसको। तो बच्चों हम दूसरे टाइप का रेट ऑफ रिएक्शन देख लेते हैं। हमने पहला वाला जो पढ़ा था वो क्या था? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन था, जो कि किसी टाइम इंटरवल के बीच निकाला जाता है। सेकेंड वाला हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होता है, जो किसी भी समय पर निकाला जाता है, एक पार्टिकुलर टाइम पे निकाला जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। मान लीजिए मेरे पास है एक टाइम T1, रिएक्शन आपका बढ़ रहा है आगे, और कोई समय लिया मैंने T1। तो T1 पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा उसको हम क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे डेल्टा जो है डी से चेंज हो जाता है। डी को कहते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। ठीक है, डी आर अपॉन डी टी, यहाँ प्रोडक्ट के फॉर्म में हो जाएगा आपका डी पी अपॉन डी टी। यहाँ पे इसका मतलब डिफरेंस नहीं होता बिल्कुल भी। इसका मतलब डी और डी अपॉन डी टी का मतलब डिफरेंस नहीं होता, बल्कि ये डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है। क्या होता है? डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है। अब इसको मैं ग्राफ के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ आपको क्या है। तो मान लीजिए मेरे पास एक टाइम T1 पे मुझे रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो T1 पे ये ग्राफ जो है इस पॉइंट पे कट रहा है, दिखाई दे रहा है? इस पॉइंट पे कट हो रहा है। तो इस पॉइंट पे मैं क्या बनाऊंगा? टेंजेंट बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? टेंजेंट। ये बना लिया मैंने टेंजेंट। तो मान लीजिए मेरे पास जो है MN एक टेंजेंट है जो कि T टाइम पे ग्राफ पे बन रहा है। किस पे बन रहा है? ग्राफ पे। तो जो MN टेंजेंट है वो कुछ इस तरह से आपका दिखाई दे रहा है, MN टेंजेंट। ठीक है, इसको मैं इस तरह से ट्रायंगल बना सकता हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक जो है वो मेरा कहलाता है DT। क्या कहलाता है? DT कहलाता है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जो है ये मेरा कहलाता है R1 माइनस R2, यानी डेल्टा R। तो डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। ठीक है,
और ये आपका माइनस है। इधर इसको डेल्टा आर ही रहने दो और आप जो है इसको ऐसे कर लो, ठीक है, इतना ही रहने दो। सो यहाँ पे आपका डेल्टा आर हो गया ये, और ये क्या हो गया, डेल्टा टी हो गया। तो सॉरी डेल्टा नहीं है, ये डी है, डी आर, और ये क्या हो गया आपका डेल्टा टी हो गया, डी टी हो गया, क्या हो गया डी टी। तो डी आर अपॉन डी टी ये आपका आ गया, ठीक है। और ये जो टेंजेंट था ये एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बना रहा है वो थीटा है, कितना है, थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू कितनी आती है, नेगेटिव आती है, क्या आती है, नेगेटिव। क्यों आएगी, क्योंकि थीटा जो है वो 90 डिग्री से क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो जब आपका थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा होता है तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आती है, नेगेटिव आती है, क्या आती है, नेगेटिव आती है, ठीक है। सो हमने देखा कि जो इंस्टेंटेनियस ROR है वो अगर रिएक्टेंट की फॉर्म में लेंगे तो वो होता है आपका स्लोप ऑफ कर्व एट पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू T1, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो आपने देखा T1 पॉइंट पे जो टेंजेंट बन रहा है उसका जो स्लोप होता है, उसका जो स्लोप होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। और स्लोप की वैल्यू क्या हो गई, टेन थीटा हो गई, और ये क्या आती है, नेगेटिव आती है, क्या आती है, नेगेटिव आती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो चीज़ हो गई दिस इज़ द स्लोप, और यहाँ पे माइनस टेन थीटा कर लेता हूँ, तो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस। दोबारा समझ लीजिए, डी आर अपॉन डी टी कहलाता है आपका टेन थीटा, क्या कहलाता है, टेन थीटा, जो कि क्या होता है, स्लोप होता है, क्या होता है, स्लोप। और टेन थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो स्लोप माइनस टेन थीटा, टेन थीटा क्या था, खाली स्लोप था, क्या था, स्लोप, डी आर अपॉन डी टी, तो माइनस माइनस क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो टेन थीटा है डी आर अपॉन डी टी, जो कि खुद भी कैसा होता है, नेगेटिव होता है। या हम ये कह सकते हैं डी आर अपॉन डी टी जो होता है वो स्लोप होता है टेंजेंट का, क्या होता है, स्लोप। स्लोप को हम टेन थीटा कहते हैं, क्या कहते हैं, टेन थीटा, जहाँ पे थीटा जो है वो एंगल है किसके साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में। और क्योंकि थीटा 90 से ज़्यादा है तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है। तो यहाँ से नेगेटिव हम पहले ही निशान लगा देंगे, नेगेटिव माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। कैसा रेट ऑफ रिएक्शन है, इंस्टेंटेनियस। तो आपने देखा कि जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है वो हम किसी पॉइंट पे निकालते हैं, किस पे निकालते हैं, पॉइंट पे। इस तरह से अगर हम प्रोडक्ट के फॉर्म में निकालना चाहें, किसके फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो देखिए बेटा प्रोडक्ट के फॉर्म में भी देख लीजिए। प्रोडक्ट के फॉर्म में ग्राफ यहाँ से बनता है आपका। तो मान लीजिए किसी भी टाइम T1 पे निकालना चाहते हैं, तो T1 पे इस पॉइंट पे क्या बनाऊं मैं, टेंजेंट। तो मान लीजिए टेंजेंट जो है वो मेरे पास इसको नाम दे देते हैं CD, क्या नाम है, CD। तो आप देखेंगे जो CD है वो कुछ इस तरह से है। ये क्या कहलाएगा आपका, DP, और ये क्या कहलाएगा आपका, DT, क्या कहलाएगा, DT। तो DP अपॉन DT, और ये एंगल क्या कहलाएगा, थीटा। तो यहाँ पे अगर मैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट की फॉर्म में देना चाहूँ तो इंस्टेंटेनियस ROR इज इक्वल टू प्लस में DP अपॉन DT, जहाँ पे DP अपॉन DT क्या था, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू T1, ठीक है। और ये किसकी वैल्यू क्या थी, टेन थीटा, यहाँ पे मैंने नेगेटिव निशान नहीं लिया है, ठीक है। और टेन थीटा यहाँ पे क्या आता है, पॉजिटिव आता है। क्यों पॉजिटिव आता है, क्योंकि आपका थीटा क्या है, 90 डिग्री से कम है, किससे कम है।
तो जब आपका थीटा 90 डिग्री से कम होता है तो tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है। जब थीटा आपका 90 डिग्री से ज़्यादा होता है यानी ऑब्ट्यूज़ होता है तब आपका tan थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे ये मेरे पास क्या है, स्लोप है। क्या है, स्लोप। इस तरह से यहाँ पे जो स्लोप निकलेगा, यहाँ पे चलो ठीक है इतना ही उतार लो, कोई दिक्कत नहीं, उतार लो बेटा इतना। तो बच्चों हमने रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एंड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन दोनों के बारे में हमने जाना। साथ के साथ इससे जुड़े हुए ग्राफ्स तो थे, उनके बारे में हमने पढ़ा। अब हम ये जानते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, चाहे वो एवरेज हो या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हो, उसकी यूनिट क्या होती है। ठीक है, तो उसकी यूनिट हम जो है उसके फॉर्मूले से पता कर सकते हैं। जैसे हमने देखा यहाँ पे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है दैट इज़ द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आप देखेंगे कि कंसंट्रेशन यहाँ पे जो डेल्टा आ रहा है वो एक्चुअल में क्या दिखा रहा है, चेंज इन द कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे ये हो गया आपका कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम। ठीक है, कंसंट्रेशन किस में लिया था हमने, मोलारिटी में, यानी मोल पर लीटर लिया था। और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। होगी सेकंड, जब सेकंड ऊपर जाएगी तो आपका हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकंड। तो जो आपकी यूनिट होती है ROR की वो क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकंड, चाहे वो इंस्टेंटेनियस ROR हो या वो क्या हो, एवरेज ROR हो। ठीक है, फटाफट उतार लो बेटा। तो बच्चों अभी हमने जो केमिकल इक्वेशन कंसीडर की थी वो एक आइडियल केमिकल इक्वेशन थी, जिसमें हमारा एक सिंगल रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा था, सिंगल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था। इसका कंसंट्रेशन भी कितना था, 1 मोल था। इसका भी कितना लिया था हमने, 1 मोल लिया था। लेकिन एक्चुअल में जो हमारे पास एक्चुअल या रियल केमिकल इक्वेशंस या रिएक्शंस होते हैं उसमें 2 रिएक्टेंट्स होते हैं या 2 प्रोडक्ट हो सकते हैं। कभी भी सिंगल रिएक्टेंट एंड सिंगल प्रोडक्ट नहीं होगा। तो जो हमारे पास रियल केमिकल प्रोसेसेस होती हैं, फॉर एक्चुअल केमिकल रिएक्शंस से हमने एक एक्चुअल केमिकल रिएक्शन ली है जिसमें A एंड B जो है वो आपके 2 रिएक्टेंट हैं, कैपिटल N कैपिटल B 2 रिएक्टेंट हैं। छोटा a जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है किसका, A का, और छोटा b जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है किसका, B का। और ये कन्वर्ट हो रहे हैं किस में, प्रोडक्ट में, जो कि C एंड D हैं। क्या हैं, C एंड D। C के नंबर ऑफ मोल्स छोटे c हैं और D के नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल d। यहाँ पर ये आपके क्या है बेटा, रिएक्टेंट्स हैं, और ये आपके क्या हैं, प्रोडक्ट्स हैं। A, B, C, D ये स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहलाते हैं, जो कि नंबर ऑफ मोल्स बताते हैं। तो ये इस हमारे जनरली जो ज़्यादातर केमिकल इक्वेशंस या रिएक्शंस होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन दिया जाएगा, से मैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लेता हूँ, तो वो होगा आपका माइनस डेल्टा A अपॉन में डेल्टा T, और जितने भी नंबर ऑफ मोल्स थे उससे उसको डिवाइड कर देंगे हम, 1 अपॉन A। इसी तरह से अगर हम B के फॉर्म में देना चाहें तो माइनस 1 अपॉन B डेल्टा B अपॉन में डेल्टा T। माइनस क्यों लिया समझ गए होगे आप, क्योंकि रिएक्टेंट के फॉर्म में। इस तरह से अगर मैं प्रोडक्ट के फॉर्म में लूँ तो प्लस में 1 अपॉन C, ये छोटा c है आपका, डेल्टा C अपॉन में डेल्टा T, और साथ के साथ एक और हो जाएगा आपका प्लस में 1 अपॉन D डेल्टा D अपॉन में डेल्टा T। ये सारे बराबर हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे कि हमने जो रेट ऑफ रिएक्शन निकाला है एवरेज, वो एक
ऐसे केमिकल रिएक्शन के लिए निकाला है जो एक्चुअल में पॉसिबल होता है, ठीक है। अच्छा, एक बात और बता दूं, यहाँ पे एक चीज़ और नोट करेंगे आप, माइनस डेल्टा ए अपॉन में डेल्टा टी, इसको हम कहते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट ए। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट ए। याद रखिएगा, माइनस का निशान इसके साथ लेने पर, इसके साथ माइनस का निशान लेने पर उसको कहते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट ए। तो जब हम रेट ऑफ डिसअपियरेंस यानी किस रेट से गायब हो रहा है, कौन गायब हो रहा है, ए। भाई ए तो गायब होता ना धीरे धीरे करके, कम होता जाता ना, कम होने का मतलब क्या है, गायब होना, ठीक है। तो रेट, जिस रेट से रिएक्टेंट ए गायब हो रहा है वो उसको हम ये कहते हैं, ठीक है। इसमें आप देखेंगे हमने ए को कंसिडर नहीं किया, स्मॉल वाले ए को कंसिडर नहीं किया। इस तरह से माइनस डेल्टा बी अपॉन में डेल्टा टी, ये आपका हो जाएगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट बी। सिमिलरली प्लस में डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा डी टी हो जाएगा आपका रेट ऑफ फॉर्मेशन, ये हो जाएगा रेट ऑफ फॉर्मेशन, क्योंकि प्रोडक्ट आपका हमेशा क्या हो रहा है, बन रहा है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट सी। तो याद रखना, अगर आपसे पूछा जाता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट ए, तो आप ये वैल्यू निकालेंगे, खाली आपको ये कैलकुलेट करना है। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए आपको ए को कहाँ ले जाना पड़ेगा, इधर ले जाना पड़ेगा। इधर से अगर आपसे पूछा जाता है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट सी, यानी खाली ये चीज़ पूछी जा रही है, तो आपको ये चीज़ निकालनी है, तो सी किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। समझ में आई बात। अगर आपसे पूछा जाता है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट सी, तो आपको खाली ये चीज़ निकालनी है, ये कैलकुलेट करनी है। तो जब आप ये चीज़ कैलकुलेट करोगे तो इस चीज़ को इधर ले जाना पड़ेगा, किधर ले जाना पड़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन के पास में, ठीक है। तो बेटा फटाफट उतार लीजिए, ये है आपका एक्चुअल रिएक्शन के लिए। तो जैसे अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल लूँ, तो मान लीजिए PCl5 जो है वो डिकम्पोज होता है PCl3 में NCl2 में। तो आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है एवरेज, दैट विल बी इक्वल टू, इसमें तो सारा कुछ बन ही हो गया, इसको रहने देते हैं, कोई दूसरा रिएक्शन लेते हैं। आपको याद होगा मैंने एक और लिया था N2O5 का डिकम्पोजिशन, याद आ रहा है, 4NO2 प्लस में O2। चलिए इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं N2O5 जो कि रिएक्टेंट है उसके फॉर्म में निकालूंगा तो क्या लिखूंगा, N2O5 का कंसंट्रेशन अपॉन में डेल्टा टी, और किससे डिवाइड करूंगा, 2 से, -1/2। देखिए इस तरह से अगर मैं NO2 के फॉर्म में निकालूं तो NO2 क्या है मेरे पास, प्रोडक्ट है, तो वो रहेगा आपका डेल्टा NO2 का कंसंट्रेशन, किसका कंसंट्रेशन, NO2 का कंसंट्रेशन अपॉन में डेल्टा टी, यहाँ पे किसका निशान रहेगा, प्लस का, और किससे डिवाइड कर दूँ उसे, 4 से। इस तरह से आपको करना होता है। और यहाँ पे जो ये चीज़ मैंने ब्रैकेट में लिखी है, इसका मतलब है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। क्या मतलब है, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 निकालने के लिए आपको 4 इधर ले जाना पड़ेगा, और यहाँ पे नेगेटिव निशान के साथ, इस नेगेटिव निशान को इसके साथ लूँगा तो क्या कहलाएगा वो, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट N2O5, ठीक है। उतार लो बेटा फटाफट इसको।